नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार की राजनीति दिलचस्प मोड़ पर दिखाई पड़ रही है। आज मकर संक्रांति के मौके पर वहां दही चूड़ा भोज का आयोजन होता है। बड़ी इसकी एक अच्छी परंपरा है, पुरानी परंपरा है और ये परंपरा आम लोगों के अलावा राजनीतिक दलों में भी बहुत लोकप्रिय है। राजनीतिक दलों की ओर से दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया जाता है। आज भी कई जगहों पर किया गया है और कुछ जगहों पर कल यानी 15 जनवरी को भी किया गया है। हालांकि कुछ नेताओं ने एक दिन पहले भी दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, लेकिन आज सबसे ज्यादा जिस भोज की चर्चा हो रही है वो है एलजेपी के नेता यानी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान की तरफ से दिया गया दही चूड़ा भोज। इस दही चूड़ा भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आमंत्रित किया गया था। पटना में एलजेपी के ऑफिस में इस दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था, लेकिन और चिराग पासवान खुद नीतीश कुमार को दावत देने गए थे। नीतीश कुमार ने दावत का सम्मान किया। वो उस समय पर जब पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर में दही चूड़ा भोज में शामिल होने के लिए, उनको वहां न तो चिराग पासवान दिखे न ही लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम बड़े नेता। कुछ लोग दिखे जरूर, तो नीतीश कुमार कुछ देर वहां रहे और रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित कर वापस लौट आए, लेकिन दही चूड़ा भोज के मेजबान यानी चिराग पासवान वहां नहीं मिले, नदारद रहे। तो चिराग पासवान की वहां पर गैर मौजूदगी तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये भी खड़े कर रही है कि जब इस भोज को में नहीं आना था तो दिया क्यों था, उसकी मेजबानी क्यों की थी, ये दावत क्यों दी गई थी। और दावत ये इसलिए दी गई थी ताकि एनडीए के जितने भी एनडीए के घटक दल हैं उनकी एकजुटता को दिखाने के लिए दावत दी गई थी, लेकिन मेजबान खुद ही वहां से गायब हो गए यानी चिराग पासवान वहां से गायब हो गए। बहुत जाहिर सी बात है कि नाराजगी में नीतीश कुमार निकले वहां से। लेकिन आपको यह भी बता दें कि दही चूड़ा का भी एक आयोजन कल यानी 15 जनवरी को चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने भी दे रखी है। उस दावत में लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों के आने की संभावना है। चूंकि दोनों को आमंत्रित किया गया है तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही आएंगे। दही चूड़े के आयोजन पटना में कई जगहों पर किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी किया है और राष्ट्रीय जनता दल ने भी किया है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों को आमंत्रित किया गया है कांग्रेस पार्टी के दही चूड़ा आयोजन में। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है और नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि पिछले करीब एक महीने से कि वो इस मकर संक्रांति के मौके पर कोई बड़ा फैसला जिसकी कवायद चल रही है वो लेने के लिए की घोषणा कर सकते हैं। अब ये दावत जो चिराग पासवान ने दी थी उसमें नीतीश कुमार तो पहुंचे, लेकिन एनडीए के तमाम घटक दल नहीं पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के भी नेता वहां नहीं पहुंचे। दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे और सबसे बड़ी बात तो यह कि खुद चिराग पासवान उस दावत से गायब रहे, मेजबान ही गायब रहे और नीतीश कुमार वहां पहुंच गए। और जिन लोगों को आमंत्रित किया गया था वो भी पहुंचे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जाहिर सी बात है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वहां पहुंचने की है, चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं और एनडीए गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं। तो ये जो चिराग पासवान का वहां न रहना, न मौजूद रहना, दावत देने के बावजूद तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है। और क्या जानकारी है अमलेंदु जी इस दही चूड़ा भोज को लेकर? चर्चाएं तो बहुत सी थी और अभी भी तमाम चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन चिराग पासवान दावत देकर खुद ही गायब हो गए। हाँ समीर जी, चिराग पासवान दावत देकर खुद ही गायब हो गए और नीतीश कुमार वहां पहुंचे और जब चिराग पासवान वहां नहीं दिखे और एनडीए का और भी कोई नेता दिखाई नहीं पड़ा तो खबर यह है कि नीतीश कुमार गुस्से में बिना खाए हुए वहां से बाहर चले गए दही चूड़ा की पार्टी से। और दही चूड़ा की पार्टी उसके बाद बताया था कि भंग हो गई फिर। तो ये नीतीश कुमार का एक तरीके से कहा जाए कि समीर जी भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान के जरिए अपमान करवाया, इस तरीके की चर्चाएं अब चलना शुरू हो गई हैं। क्योंकि चिराग पासवान खुद को मोदी जी का हनुमान कहते हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने नीतीश कुमार को काफ़ी नुकसान पहुँचाने का काम किया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से जब नीतिगत मतभेद होना शुरू हुए चिराग पासवान के, तो चिराग पासवान को भी टाइट करने के लिए ये आरोप है, मतलब चर्चाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी के जरिए उनके जो नज़दीकी हैं हुलास पांडे उनके घर छापेमारी करवाई। तो उसके बाद चिराग पासवान नीतीश कुमार के नज़दीक आने लगे थे, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का दबाव बढ़ा तो फिर चिराग पासवान फिर नीतीश कुमार से दूर हुए। और ये दिखाने के लिए कि वो नीतीश कुमार के साथ नहीं है, बीजेपी ने ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान से नीतीश कुमार की बेइज्जती करवाई और नीतीश कुमार फिर वहाँ से बिना दही चूड़ा खाए हुए और गुस्से में बाहर चले गए।
यानी जो एक बात कही जा रही है अमलेंदु जी की इस एनडीए गठबंधन बिहार में जिस तरह से उसमें टूट फूट की खबरें आ रही हैं और लगातार चिराग पासवान के भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, भारतीय जनता पार्टी के फैसलों के विरोध में कई सारे बयान आए। लेकिन इस जो और ये कहा जा रहा था कि जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी की ओर से ये कार्यक्रम कराया जा रहा था, उसके आयोजक भले ही चिराग पासवान थे लेकिन एक तरह से ये एनडीए की एकजुटता के लिए कराया जा रहा था। लेकिन उस एनडीए की एकजुटता को बड़ा धक्का तो लगा है। लेकिन एनडीए में जो नीतीश कुमार और चिराग पासवान के साथ आने की खबरें दिखाई पड़ रही थी, एक तरह से वो खबरें भी बिल्कुल धूमिल दिखाई पड़ रही हैं। तो एनडीए किस तरफ जा रहा है बिहार में, ये भी एक बड़ा सवाल बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से ये सारी पार्टियां अलग होंगी या भारतीय जनता पार्टी इसमें कुछ और खेल करने की कोशिश कर रही है। हाँ देखिए, कुछ ना कुछ तो खेल समीर जी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है बिहार में और एनडीए में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बिहार चल रहा है। तो ये एक तरीके से देखा जाए समीर जी तो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जो है वहाँ किसी तरीके से नीतीश कुमार को जो गच्चा देने की अब बीजेपी उसकी तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल करने जा रहे हैं। और ये खबरें भी हैं समीर जी कि आज जो दही चूड़ा था चिराग पासवान के घर, नीतीश कुमार उससे मतलब पहुंचे वहाँ, लेकिन चिराग पासवान खुद ही वहाँ से गायब रहे। अब कल एक दही चूड़ा की पार्टी है चिराग पासवान के चाचा पशुपतिनाथ पारस के यहाँ, और वहाँ नीतीश कुमार, गवर्नर और लालू प्रसाद यादव तीनों वहाँ मौजूद होंगे और असली खिचड़ी जो है कल उस दही चूड़ा की पार्टी में पकेगी, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। तो इसीलिए पहले से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार का अपमान करने की एक प्रयास किया है ताकि ये बताया जा सके कि हमें मालूम पड़ गया था नीतीश कुमार गड़बड़ कर रहे हैं, इसीलिए चिराग पासवान उनको बुलाकर खुद गायब हो गए। तो बड़ा खेल इस समय चल रहा है बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच, और जिस तरह से और चूंकि चिराग पासवान का ये भोज की खबर भी बाद में आई, पहले उनके चाचा पशुपति पारस के यहाँ दही चूड़ा भोज की खबर आई और उसमें बताया गया कि नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों ही पहुंचेंगे वहां पर। ये खबरें आ रही हैं और ऐसा माना भी जा रहा है कि दोनों वहां मौजूद रहेंगे क्योंकि दोनों को आमंत्रित किया गया है। अब वही जब चिराग पासवान ने अपने यहाँ दावत दी और ये भी एक तरह से शहमात का ही खेल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दलों के बीच में। हालांकि उसमें भारतीय जनता पार्टी घटक दलों को मोहरे की तरह से एक इस्तेमाल कर रही है, ऐसा कहा जा रहा है। तो चिराग पासवान ने अपने यहां दावत दी, लेकिन इस दावत में खुद ही चिराग पासवान नहीं पहुंचे। यहां तो बड़ा सवाल तब उठता है या खबरें बनती हैं कि किनको बुलाया गया और कौन नहीं आए, लेकिन यहां अगर मेजबानी ही गायब हो जाए तो वो फिर पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर इसमें कौन सी राजनीति है। यह बहुत एक दिलचस्प सवाल लोगों के मन में उभर रहा है। और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ही नहीं, उनकी पार्टी के और भी कोई नेता वहां पर मौजूद नहीं रहे पार्टी दफ्तर में जबकि ये आयोजन किया गया था। तो ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर इस भोज को आयोजित करने के बाद मेजबान का ही वहां पर मौजूद न रहना, क्या इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, ऐसा क्यों किया गया। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर दिखाई पड़ रहा है एनडीए गठबंधन, खासकर बिहार में। और बिहार में जिस तरह से लगातार बीजेपी के साथ उसके घटक दलों के रिश्तों में तल्खी आ रही है और उनमें उलटफेर भी दिखाई पड़ रहा है, जो घटक दल है वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अब अगला कदम खासतौर पर नीतीश कुमार क्या उठाने वाले हैं। क्योंकि नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा था कि 14 जनवरी की तारीख यानी आज की तारीख, मकर संक्रांति का मौका, यह उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है जब वो कोई बड़ा फैसला लेते हैं। अब उसमें जब एक ये भी घटना हो रही है कि घटक दल एक एनडीए के घटक दल के ही एक नेता अपने यहाँ भोज आयोजित करते हैं और खुद गायब हो जाते हैं, तो अब इससे और जो बताया भी जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत नाराज हुए उससे, जाहिर सी बात है कि बुलाकर ही कोई गायब हो जाए और मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं तो नाराजगी स्वाभाविक है। हालांकि नाराजगी उन्होंने कहीं जताई नहीं, किसी से बात नहीं किया और न ही उन्होंने कुछ कहा उस बारे में, लेकिन नाराज वो बताए जा रहे हैं। उनकी जो भाव भंगिमा थी वहां से आने की, उसको लेकर कहा जा रहा है कि वो नाराज थे। तो अब बिहार में ये जो भोज चूड़ा, ये दही चूड़ा भोज की पॉलिटिक्स होती है, बहुत मायने रखती है और इसका बड़ा महत्व है और इसकी परंपरा लंबे समय से रही है। वहां पर अलग अलग राजनीतिक दल इस भोज को देते हैं, इसमें लोग पहुंचते हैं। खासकर इस समय बहुत महत्वपूर्ण इसको माना जा रहा है जब एनडीए की तरफ से भी दिया जा रहा है ये भोज और इंडिया गठबंधन की तरफ से भी दिया जा रहा है। जी समीर जी, दोनों की तरफ से भोज दिए जा रहे हैं और इन भोज के सियासी मायने हैं। और समीर जी, बिहार में जब भी दही चूड़ा की पार्टी होती है तो उसके जो है राजनीतिक निहितार्थ होते हैं और
राजनीतिक खिचड़ियां भी जो हैं वो इन दही पकती रहती हैं। और नीतीश कुमार तो जब भी किसी दही चूड़ा की पार्टी में शामिल होते हैं तो कुछ ना कुछ नई जो है वहाँ चीज़ शुरू हो जाती है। तो ये देखिए, ये विजुअल आ रहे हैं, वहाँ से आना शुरू हो गए हैं बिहार से। तो नीतीश कुमार पहुंचे वहाँ किस तरीके से, तो ये अब सब साफ तरीके से समझा जा सकता है समीर जी कि खिचड़ी जो है वो राजनीतिक तौर पे बिहार में पक रही है। और आज जो दही चूड़ा की पार्टी थी उसमें चिराग पासवान खुद जो गायब हुए, उसके जरिए नीतीश कुमार को बेइज्जत करने का एक प्लान ये बीजेपी द्वारा रचा गया। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। यानी जो चर्चाएं ये चल रही थी कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को मात देने की कोशिश में है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कई तरह से मात देने की कोशिश की, चाहे वो सहयोगी दलों को उनके खिलाफ करने का मामला हो या फिर जांच एजेंसियों के उपयोग का मामला हो, इसके जरिए। लेकिन ये एक बड़ा एक झटका दिया है नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने। अगर ऐसा हुआ है कि चिराग पासवान उनको बुलाकर गायब हो जाए और ये सारा कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, लेकिन अभी एक और झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हो सकता है, जो कल का दही चूड़ा भोज होने वाला है पटना में ही, और इन्हीं चिराग पासवान के जो चाचा हैं पशुपति पारस, उनके यहां। तो अब यह शहमात का खेल बिहार में लगातार चल रहा है और 14 जनवरी अब आज है। अब इसके बाद इस शहमात के खेल का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। और यह जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, उसमें नीतीश कुमार उसके बारे में बहुत कुछ उन्होंने इशारों में बता दिया है, जता दिया है। हाँ बिल्कुल समीर जी, और इशारे दे दिए हैं। और नीतीश कुमार हालांकि खामोशी से बाहर निकल गए, ये जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि खामोशी से बाहर निकल गए, कुछ कहा नहीं उन्होंने, लेकिन उनके चेहरे पे गुस्सा साफ देखा जा सकता था। और नीतीश कुमार ये समझ गए कि चिराग पासवान के जरिए बीजेपी ने उनकी बेइज्जती कराने की ये कोशिश की है। तो अब आज जो इनका अपमान नीतीश कुमार का एक तरीके से कराया गया है, अब इसका नीतीश कैसे बदला लेते हैं ये कल मालूम पड़ेगा, जब एक ही टेबल पर नीतीश कुमार और लालू यादव होंगे। और किसके यहाँ होंगे? चिराग पासवान के चाचा पशुपतिनाथ पारस के यहाँ। जी बिल्कुल, उनके चाचा पशुपति पारस के यहाँ अगर दोनों ही एक टेबल पर होंगे, वहां चूंकि दोनों को आमंत्रित किया गया है, तो ये बिहार की राजनीति में एक बड़ा डेवलपमेंट होगा। और जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, जो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की आशंका जताई जा रही है पिछले करीब 1 महीने से, वो ये है कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर आ सकते हैं इंडिया गठबंधन में। पूरी तैयारी उसकी हो चुकी है। तो 15 जनवरी को जो दही चूड़ा भोज आयोजित किया है पशुपति पारस ने, यानी चिराग पासवान के चाचा ने, उसको लेकर इस समय लोगों की नजरें उस पर टिकी हुई हैं कि लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों जब वहां पहुंचते हैं तो क्या बातें होती है उसमें। और दही चूड़ा पॉलिटिक्स बिहार में बहुत मायने रखती है, उसके बहुत अर्थ निकलते हैं। और अर्थ ही नहीं निकलते हैं, वो अक्सर वो परिणाम दिखते भी हैं। जो राजनीतिक संभावनाओं की जो आशंका या संभावना जताई जाती है, उसका परिणाम इस दही चूड़ा भोज के बाद अक्सर देखने को मिला है। हमने बिल्कुल समझिए, जब भी बिहार में दही चूड़ा की पार्टी होती है तो उसके बाद खिचड़ी जो है कुछ अजीब तरीके की पकती है बिहार में। और ये बिहार की जो है रीति है, जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से लगातार जो है इस तरह की चीज़ें वहाँ देखने में मिलती रहती हैं। राजनीति में उतार चढ़ाव और नई तरह की खिचड़ी पकने के वहाँ से जो है वो सूचनाएं आती रहती हैं। तो अब जो आज जो खिचड़ी पकते पकते रह गई चिराग पासवान के यहाँ, वो खिचड़ी कल जाकर किस तरीके से पकती है पशुपतिनाथ पारस के यहाँ, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा समीर जी। बिल्कुल, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि चिराग पासवान के यहाँ दोनों जो डिप्टी सीएम है वो नहीं पहुंचे और खुद चिराग पासवान वहां नहीं पहुंचे, उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेता नहीं पहुंचे, जबकि आयोजक वही लोग थे, यानी लोक जनशक्ति पार्टी, उसके दफ्तर में आयोजित किया गया था दही चूड़ा भोज। लेकिन मेहमान लोग पहुंच गए, नीतीश कुमार भी पहुंच गए और नीतीश कुमार कुछ देर रहकर वहां से वापस चले आए। अब यह दही चूड़ा पॉलिटिक्स बिहार में क्या करने वाली है, इसका क्या असर पड़ने वाला है, देखने वाली बात है। लेकिन कल एक और जो महत्वपूर्ण दही चूड़ा भोज आयोजित किया गया है पशुपति पारस के घर पर, यानी चिराग पासवान के चाचा के यहां, उस पर भी लोगों की निगाहें टिकी हुई है। और क्या इसका राजनीतिक असर देखने को मिलेगा, इस पर लोगों की संभावनाएं लोग जता रहे हैं, तलाश रहे हैं। कहा जा रहा है कि पिछले करीब 1 महीने से नीतीश कुमार जिस तरह से राजनीतिक खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली से पटना तक की यात्राएं हो रही हैं, उसका असर
और उसका जो परिणाम है वो अब दिखाई पड़ने वाला है, समय आ चुका है। यानी मकर संक्रांति के बाद यह संभावना जताई जा रही थी कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं, उसका समय आ चुका है, देखने वाली बात है। तो राजनीति जबरदस्त तरीके से बिहार में इस समय उस उथल पुथल मची हुई है बिहार की राजनीति में, और इसका असर दिखाई पड़ रहा है दिल्ली की राजनीति में। दिल्ली की राजनीति में असर दिखेगा ही, चूंकि एनडीए गठबंधन में अगर एक भी बड़ी पार्टी जैसे जनता दल यूनाइटेड है, उस तरह की पार्टी अगर अलग होती है तो उसके बिखराव में तेजी आ जाएगी, ये कहा जा रहा है और वो दिखाई पड़ रहा है। अब यही बात दिखाई पड़ रही है दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो दिल्ली में जो केंद्र सरकार है उस पर तो इसका असर दिखेगा ही, दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी बिहार की इस राजनीति का बड़ा प्रभाव पड़ता दिखाई पड़ रहा है। किस तरह से प्रभाव पड़ता दिखाई पड़ रहा है वो दिख रहा है यहां पर साफ कि एनडीए के घटक दलों के बीच तालमेल नहीं है। हालांकि यहां इंडिया के घटक दलों के बीच भी तालमेल नहीं दिख रहा है, लेकिन एनडीए में भी जो छोटी पार्टियां हैं, खासतौर से बिहार की, चूंकि बिहार के बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं और बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान है उन लोगों का, तो ये पार्टियां किसी भी स्थिति में दिल्ली के चुनाव से अपने को अलग नहीं कर पा रही हैं, और उसका असर दिखाई पड़ रहा है एनडीए के घटक दलों के बीच जो खींचतान जारी है बिहार में, वो दिल्ली में दिखाई पड़ रहा है। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, दिल्ली में भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन समीर जी इधर जो चिराग पासवान खुद गायब रहे और नीतीश कुमार पहुंच गए उनके यहाँ, तो लोक जनशक्ति पार्टी ने नीतीश कुमार के 4 फोटो जो है कार्यक्रम के वो ट्वीट किए हैं, और ट्वीट के साथ ये लिखा है कि सुख समृद्धि और खुशहाली के पावन पर्व मकर संक्रांति के अवसर पर बिहार प्रदेश कार्यालय 1 व्हीलर रोड में आयोजित दही चूड़ा भोज में शामिल हुए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हार्दिक आभार। अब नीतीश कुमार रामविलास पासवान के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, ये फोटो है। नीतीश कुमार अंदर दाखिल हो रहे हैं, वो हाथ जुड़े हुए, वो फोटो है। उनके नेता जो हैं वो नीतीश कुमार का स्वागत कर रहे हैं, ये फोटो है। और नीतीश कुमार गुस्से में ताकते हुए बाहर निकल रहे हैं, ये फोटो भी है जी। 4 फोटो हैं। चिराग पासवान का कहीं कोई जिक्र नहीं है। चिराग पासवान थे कि नहीं थे इसका कोई जिक्र नहीं किया है। चिराग पासवान क्यों नहीं थे इसका भी कोई जिक्र नहीं किया है, जबकि कल शामी चिराग पासवान पटना में ही थे, और कल उन्होंने पटना से ही दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी बाइट भी दी है। उसको भी हम लोग सुनेंगे कि वो किस तरीके से एनडीए टूटा है और दिल्ली में चिराग पासवान अलग लड़ रहे हैं, लेकिन वो तर्क क्या दिए ना, ये भी हम लोग सुनेंगे समीर जी। बिल्कुल, एक तरफ भोज एनडीए के घटक दलों के बीच एकता दिखाने के लिए भोज आयोजित कर रहे हैं और उस भोज से खुद ही गायब हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली में आकर ये कहते हैं कि एनडीए मजबूत है, एनडीए एकजुट है और वो सब जगह मिलकर चुनाव लड़ रहा है। सुनते हैं चिराग पासवान को, जिन्होंने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बुलाया और एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं को बुलाया। जो महत्वपूर्ण घटक दल है यानी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री तो उसमें पहुंचे नहीं, लेकिन नीतीश कुमार जरूर पहुंचे, पर मेजबान खुद गायब रहे चिराग पासवान। बावजूद इसके वो कह रहे हैं कि एनडीए एकजुट है। सुन लेते हैं क्या कहा है चिराग पासवान ने एनडीए को लेकर। मैं पुनः इस बात को मैं कहता हूं कि अगर, क्योंकि कुछ चैनल्स पे मैं ये भी सुनता हूं अपने बारे में कि हम लोग इतनी सीटों पर दावेदारी पेश कर रहे हैं या इतनी सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ना चाहती है। एक बात तय है, स्पष्ट है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीति गठबंधन को मजबूती देने की है और सिर्फ उन सीटों पर या उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ने की है जिन सीटों को जीतकर गठबंधन को और मजबूत किया जा सके। पुनः दिल्ली चुनाव में भी झारखंड की तर्ज पर संख्या से ज्यादा विनेबिलिटी मैटर करेगी। हम सिर्फ वही सीट लेंगे या सिर्फ उन्हीं सीटों पर लड़ेंगे जिन सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संगठन मजबूत है, हमारे प्रत्याशी मजबूती से तैयारी कर चुके हैं। संख्या दिखाने के लिए ज्यादा सीटें लें, अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें और अपना स्ट्राइक रेट हम लोग कम करें, पार्टी ये कतई नहीं करेगी। जो सीट लेगी उसे जीतने के लिए ही लेगी। और मैं मानता हूं कि मौजूदा परिस्थिति में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की झूठे वादों से दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है और खास तौर पर
हमारे बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग जिस बदहाल परिस्थिति में वहां पर जी रहे हैं और जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने बिहारियों को अपमानित करने का काम किया, उन्हें फर्जी कहकर किसी को वोट जिताने के लिए फर्जीवाड़ा करने तक का, चुनाव जिताने के लिए फर्जीवाड़ा तक करने का आरोप जिस तरीके से यूपी बिहार के लोगों के ऊपर उनके द्वारा लगाया गया है, इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए इस बार दिल्ली की जनता वोट करेगी और 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो वहां पे भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार इस बार दिल्ली में बनने जा रही है। तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि एनडीए एकजुट है और जहां ये नहीं हम दावेदारी करेंगे, लेकिन जहां जीतने की संभावना होगी, यानी वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर बीजेपी उनको जितनी सीटें दे देगी वो उतनी पर चुनाव लड़ेंगे। एक तरह से इसको देखा जाए अमलेंदु जी तो सरेंडर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के आगे। और जिस तरह से आज जो दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया और उसमें खुद नहीं पहुंचे, उससे भी वो चीजें साफ दिखाई पड़ रही हैं जो आप ये कह रहे हैं कि ऐसा जानबूझ कर किया गया है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किया गया है। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये अब ये साफ दिखाई पड़ रहा है, चूंकि जो चिराग पासवान का कल बयान है जिस तरीके से और हम लोगों ने सुनवाया, तो उसमें एक तरीके से लीपा पोती करते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी के साथ उनके संबंध खराब हो रहे थे। और ये चिराग पासवान के रुख में बदलाव तब आया है जब हुलास पांडे के यहाँ ईडी की छापेमारी होती है। तो यानी चिराग पासवान के ऊपर ईडी का अस्त्र बीजेपी का काम कर गया है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। तो एनडीए टूट रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो ये कह रहे हैं कि एनडीए एकजुट है और वो उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां बीजेपी कमजोर होगी। यानी ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी कुछ सीटों पर कमजोर है जी। इसका मतलब तो यही बता रहे हैं, तो बीजेपी कमजोर है ये भी उन्होंने बता दिया और ये भी बता दिया कि एनडीए एकजुट है। तो सारी बातें वो कर रहे हैं, लेकिन इसके जरिए ये साफ मालूम पड़ रहा है कि वो बीजेपी के अब दबाव में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार को घर बुलाकर अपमान किया, एक तरीके से कहा जाए, इससे ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी ने एक रणनीति के तहत नीतीश कुमार का ये अपमान करवाया है चिराग पासवान से। और जो लोक जनशक्ति पार्टी ने जो 4 फोटो ट्वीट किए हैं, उसमें चौथा फोटो जो है समीर जी, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार जो है बहुत गुस्से में निकल रहे हैं, बाहर गुस्से में निकल रहे हैं। और स्वाभाविक है कि वहां पर चिराग पासवान एनडीए की एकजुटता दिखाने के लिए बुला रहे हैं एनडीए के घटक दलों को। नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं वहां पर, जबकि नीतीश कुमार को माना जा रहा है कि इस समय एनडीए में भारतीय जनता पार्टी से सबसे ज्यादा नाराजगी उनकी है और वो बड़ा फैसला ले चुके हैं एनडीए से अलग होने के बारे में। लेकिन उसी भोज में, उसी दावत में खुद मेजबान चिराग पासवान नहीं पहुंचते हैं और उनकी पार्टी के कोई बड़े नेता भी वहां नहीं रहते हैं। और अब जिस तरह से ट्वीट करके इस आभार जताया गया है नीतीश कुमार का लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से, यानी चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से, लेकिन अमलेंदु जी इस पार्टी के मुख्य मेजबान चिराग पासवान रहे, उन्होंने अपने ट्वीट, जो उनका ट्विटर हैंडल है, उस पर कोई इस तरह की बात नहीं की है। यह बयान आया भी है तो उनकी पार्टी की ओर से आया है और यह तो बहुत एक कर्टेसी की बात है, औपचारिकता है कि नीतीश कुमार गए हैं तो आभार जताया जाएगा। लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण तस्वीर है, जो 4-5 तस्वीरें पोस्ट की हैं लोक जनशक्ति पार्टी ने, उसमें नीतीश कुमार के बाहर निकलते समय की तस्वीर बहुत मायने रखती है। उस तस्वीर को हम आपको दिखाएंगे भी अभी, और ये देख सकते हैं कि वहां पर ये उसी समय की तस्वीरें हैं। लेकिन जब वो वापस जा रहे हैं, जब वहां पर उनको मेजबान ही नहीं मिले और जो दावत दी गई थी वो दावत क्या वहां स्वागत करने वाला कोई नहीं दिखाई पड़ा जिसने दावत दे रखी है, तो नीतीश कुमार गुस्से में निकल रहे हैं। ये जो घटना है आज की, यानी ये जो दावत में खुद मौजूद ना होना मेजबान का, ये बहुत बड़े राजनीतिक संकेत दे रहा है और नीतीश कुमार के लिए खास तौर पर है, क्योंकि नीतीश कुमार उस भोज में जाने के लिए पहले ही हामी भर चुके हैं जो चिराग पासवान के चाचा यानी पशुपति पारस ने कल आयोजित कर रखी है। और उसमें यह तस्वीर है जो नीतीश कुमार बाहर निकलते समय, जब चिराग लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर में दही चूड़ा भोज में गए और वहां से बाहर निकल रहे हैं, ये उस समय की तस्वीर है। नीतीश कुमार की भाव भंगिमा साफ बता रही है कि उनको कितना अच्छा लगा वहां जाकर, और जब न तो चिराग पासवान मिलते हैं और न ही लोक जनशक्ति पार्टी का कोई दूसरा बड़ा नेता वहां मिलता है।
जी समीर जी, और ये एक तरीके से देखा जाए सीधा सीधा नीतीश कुमार का अपमान जो है वो किया गया है इस तरीके से उनको बुलाकर। और नीतीश कुमार जो है काफ़ी व्यथित भी दिखाई पड़ रहे हैं और गुस्से में भी दिखाई पड़ रहे हैं जब वो वहां से बाहर निकल रहे हैं। और ये बाहर निकलते हुए का फोटो ये खुद एलजेपी ने ट्वीट किया है, लोक जनशक्ति पार्टी ने ही इसको ट्वीट किया है। और उस ट्वीट में कहीं नहीं लिखा है कि चिराग पासवान क्यों नहीं थे, कि चिराग पासवान ने उनका स्वागत किया, क्यों नहीं थे चिराग पासवान, क्या दिक्कत आ गई थी, बीमार पड़ गए थे, पेट खराब हो गया था, बुखार आ गया था, कि मोदी जी ने डांट लगा दी थी रात में। कुछ नहीं लिखा है कि क्यों जो वहां उपस्थित नहीं थे, नीतीश कुमार का ऐसा अपमान क्यों किया गया, ये इसके बारे में लोक जनशक्ति पार्टी ने कुछ नहीं लिखा है। और चिराग पासवान का भी ट्विटर हैंडल एकदम खामोश है इस बारे में। यानी जिस तरह से नीतीश कुमार बाहर निकल रहे हैं, उनकी भाव भंगिमा बता रही है कि इस आयोजन और वहां पर उनके साथ जो व्यवहार किया गया उससे वो कितने व्यथित हैं। और जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार को भी यह पता है कि चिराग पासवान खुद ऐसा नहीं करेंगे, निश्चित तौर पर इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ होगा, जो कहा जा रहा है। और यह बात बताई भी जा रही है क्योंकि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी, उन नजदीकियों को देखते हुए यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि चिराग पासवान अपने घर पर अपनी पार्टी के दफ्तर में दावत देकर खुद गायब हो जाएं। अमलेंदु जी, बिल्कुल बिल्कुल समझिए, ऐसा कभी नहीं होता है कि मेजबान जो है वो खुद जो है वो गायब हो जाए। यानी कि आप दावत दे रहे हैं दही चूड़ा की पार्टी की और खुद आप गायब हो जा रहे हैं, तो ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि इसके जरिए चिराग पासवान ने दिल्ली को संदेश भिजवाया है कि हम नीतीश कुमार के साथ नहीं है, आप ही के साथ हैं। अब ईडी वीडी मत भेजिएगा, ना हुलास पांड्या क्यों ना इनके यहाँ। ये संदेश एक तरीके से भिजवाया है, ये समझा जा सकता है समीर जी। बिल्कुल, ये संदेश यानी जो दबाव जिसको कहा जाता है कि जांच एजेंसियों का दबाव डालकर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों और अपने विरोधियों को एक अपने पाले में करने की या अपने खिलाफ न जाने की कोशिश करती है, उस दबाव में एक हद तक कामयाब होती दिखाई पड़ रही है। यानी चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे या एनडीए गठबंधन छोड़ देंगे, उसको, उस संभावना को, उस आशंका को फिलहाल उस पर विराम लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। इससे साफ पता चल रहा है आज की जो घटना हुई, यानी दावत दी दही चूड़ा भोज की और उस दावत से खुद चिराग पासवान गायब रहे। और नीतीश कुमार जिस तरह से बाहर निकल रहे हैं वो बता रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, वो कितने नाराज उससे दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे साथी अविनाश कुछ और खबरें लेकर आए हैं, चूंकि हमने बताया कि कई सारे राजनीतिक दलों और नेताओं ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया है। हालांकि एक महत्वपूर्ण भोज कल यानी 15 जनवरी को है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ताजा तरीन और क्या खबरें आ रही हैं अविनाश जी इस दही चूड़ा भोज को लेकर पटना से और बिहार से? हाँ, पटना में इस समय बहुत ही गहमा गहमी चल रही है और पिछले 24 घंटे से आप देख रहे हैं लगातार उस पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि कल पशुपति पारस का भी भोज होना है और उस पर तो शुरुआत से ही नजरें लगी हुई हैं। आज सुबह राज्यपाल जो हैं वो जो पटना साहिब से सांसद हैं बीजेपी के रविशंकर प्रसाद के यहाँ पहुंचे हैं। 1 घंटे तक बंद कमरे में उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद मतलब किस सब्जेक्ट पर बात हुई है ये तो उन्होंने अभी किसी को नहीं बताया है, लेकिन उससे पहले कल राज्यपाल ने प्रशांत किशोर को पत्र लिखा था और उनसे कहा था कि जो बीपीएससी के छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको हमारे यहाँ भेजिए बातचीत करने के लिए। और उसके बाद वो छात्र जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो राजभवन में जाते हैं और राज्यपाल से मुलाकात करते हैं और वहाँ से खुश होकर निकलते हैं कि भाई राज्यपाल ने हमारी बात सुनी है और उन्होंने कहा है कि भाई जो आपकी समस्या है उनका हम समाधान करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि छात्रों को राजभवन क्यों जाना पड़ा, जबकि ये काम तो मुख्यमंत्री को करना चाहिए था। राज्यपाल ने क्यों बुलाया? आप यदि आरिफ मोहम्मद खान का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, केरल में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। उनके सामने तो जो विजयन सरकार थी वो परेशान रहती थी, उनके विधेयक रोक लिए जाते थे और ख़ासतौर पर जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ बीसी के नियुक्ति वगैरह हैं उन सभी में वो इंटरफेयर करते थे। और अब वही सब कुछ बिहार में दिखाई दे रहा है। राज्यपाल का जिस तरीके से छात्रों को बुलाना और उसके बाद मतलब प्रशांत किशोर जो हैं वो नीतीश कुमार के खिलाफ आए हैं और आप प्रशांत किशोर को चिट्ठी लिख रहे हैं। और दूसरे छात्रों का आंदोलन है उसमें लीड लेते हुए प्रशांत किशोर क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? और एक तरह से जो आरोप लग रहे हैं, पप्पू यादव ने भी लगाया कि बीजेपी की तरफ से वो प्रोजेक्ट किए गए हैं। अब अगर वो राज्यपाल से भी मिल रहे हैं छात्रों के बिहाफ पे, तो ये अपने आप सवाल खड़े कर रहा है कि बीजेपी किस तरह से नीतीश सरकार के खिलाफ काम करती दिखाई पड़ रही है, जबकि खुद सरकार में शामिल है वो। हाँ, प्रशांत किशोर के आप पुराने भी बयान देख लीजिएगा, 1.5-2 साल से वो बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। उनके टारगेट पर सीधा सीधा नीतीश कुमार रहते हैं। और ये जेडीयू के अंदर से भी आवाज उठ रही है कि भाई यदि प्रशांत किशोर
राज्य सरकार के खिलाफ हैं, एनडीए के खिलाफ हैं, तो वो केंद्र के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? और एनडीए के खिलाफ हैं तो वो उनके टारगेट पर सिर्फ नीतीश कुमार और जेडीयू क्यों होती है? भाई सरकार में तो बीजेपी भी शामिल है, बीजेपी के मंत्री सबसे ज्यादा है सरकार में, तो प्रशांत किशोर बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? और अभी जो उपचुनाव भी हुए थे तो आपने देखा 4 सीटों में 2 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी और 2 में बीजेपी के सहयोगी लड़े। प्रशांत किशोर ने जो कैंडिडेट उतारे वो कैंडिडेट उसी तरीके से उतारे जहां बीजेपी के सहयोगी चुनाव लड़ रहे थे वहां वो एनडीए के वोट काटते हुए दिखाई दे रहे थे, और जहां बीजेपी का कैंडिडेट था वहां पर वो महागठबंधन का वोट काटते हुए दिखाई दे रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे 2020 में चिराग पासवान ने बीजेपी के लिए काम किया है, वही काम प्रशांत किशोर के जरिए बीजेपी अब 2025 में कराने की तैयारी कर रही है। प्रशांत किशोर के पास राज्यपाल की चिट्ठी पहुंचना और तुरंत ही कुछ ही देर बाद छात्रों का वहां पहुंच जाना, ऐसा लग रहा था जैसे पहले से ही फिक्स है। और उसके बाद आज सुबह जब उठ के रात को मुलाकात होती है और सुबह ही सुबह राज्यपाल बीजेपी सांसद के घर पर पहुंच जाते हैं, बिना बुलाए पहुंचे वहां पर तो दही चूड़ा भोज का भी आयोजन नहीं था। दही चूड़ा भोज का जहां आयोजन हो रहा है, जहां खिचड़ी बट रही है, वहां अपना जाकर आप कहां पहुंच गए? रविशंकर प्रसाद के यहां पर। रविशंकर प्रसाद तो कह रहे, ये कहा जा रहा है वे खुद ही कहीं जाने वाले थे, लेकिन राज्यपाल आ गए तो उनको बस उनके स्वागत के लिए अपने घर पर रुकना पड़ गया। और दूसरी खबर एक और आई है कि आज लालू यादव के घर पर भी दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है और वहां पर भी राज्यपाल को बुलाया गया है। अब राज्यपाल यदि वहां पर पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। तो क्योंकि एक बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से नीतीश कुमार के सारे विरोधियों को यदि राज्यपाल मुलाकात का समय दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जेडीयू के साथ में जो शुरुआत से ही लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव शुरुआत से ही बोल रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू को कमजोर करना चाहती है, बीजेपी के टारगेट पर जो है वो अपना सीएम है। अमित शाह तो खुलकर बोल भी चुके हैं। और भाई चुनाव लास्ट तक होना है, इस साल के लास्ट तक करीब 10 महीने का समय बचा हुआ है। 10 महीने में जेडीयू को बीजेपी इतना कमजोर कर देगी, चाहे आंदोलन हो तो वो नीतीश कुमार टारगेट पर है। राज्यपाल अब जिस तरीके से फैसले लेना शुरू कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि भाई जो काम नीतीश कुमार को करना चाहिए वो राज्यपाल के जरिए हो रहा है, तो सीधा सीधा टारगेट पर, सभी के टारगेट पर इस समय नीतीश कुमार आ गए हैं। और नीतीश कुमार को भी इस चीज़ का समझ में तो उनको भी आ रहा है कि भाई हमसे जो बीजेपी की जो रणनीति है, कोशिश यही है कि हम ही कुर्सी छोड़ जाएं, जिस तरीके से सिंधे ने छोड़ दिए। अब सिंधे ने भले ही प्रेशर तो बनाया, लेकिन मीडिया के सामने तो उन्होंने यही आके बोला ना कि भाई बीजेपी की सीटें ज़्यादा थी, इसलिए हम चाहते हैं कि उन्हीं का बनता है क्लेम। अब वही सब चीज़ें इस बार नीतीश कुमार के साथ बीजेपी खेलने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल खेलने की तैयारी कर रही है। और दही चूड़ा की जो दावतें हैं कई सारे राजनीतिक दलों के यहाँ है, लेकिन अविनाश जो एक महत्वपूर्ण दावत आज रही जिसमें मेजबान गायब रहे, अब दूसरी कल है जो आज के मेजबान के चाचा के यहाँ है, वो इससे भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि लगता है कि वहां पर जो दोनों प्रमुख विरोधी दल, राजनीतिक दल अभी है फिलहाल आज की स्थिति में, क्योंकि 1 साल पहले की स्थिति में देखेंगे दोनों करीब थे, उनकी मौजूदगी बहुत कुछ बताएगी जब वहां पर वो दोनों दिखाई पड़ेंगे। हाँ, कहा यह भी जा रहा है कि भाई चाचा के यहाँ नीतीश कुमार जा रहे हैं, इसीलिए भतीजा नीतीश कुमार को बुला के गायब हो गया। कि उसको उन्होंने बता दिया कि भाई देखो चाचा के साथ यदि आप जा रहे हैं तो हमारा आपके साथ में नहीं बन पाएगा, क्योंकि चाचा तो भतीजे को विदेशी बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है भतीजे के लिए भी चाचा विदेशी हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है आप विदेशी के यहाँ जाएंगे तो फिर आपको घर में जगह नहीं मिलेगी। तो इसीलिए शायद यही नीतीश कुमार को न्योता दिया गया, और उसके बाद जब नीतीश कुमार पहुंचते हैं तो पता चलता है मेजबानी गायब हो जाता है। तो न्योता चाचा वाला निमंत्रण पहले मिला हुआ था, आयोजन पहले वही हुआ था, ये तो बाद में हुआ। हाँ, चाचा का आयोजन चाचा ने बोला था कि हम उनको न्योता देंगे, तो अब तब तक तो ये क्लियर नहीं हो रहा था कि नीतीश कुमार जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो कहा जाता है कि सबको बुलाया जाता है, लेकिन उसके बाद पता चला कि वो भतीजे को ही नहीं बुला रहे हैं, उनसे संबंध ही तोड़ लिए। अब चाचा जा रहे हैं, उनके सारे विरोधी जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान को भी लगा कि भाई अगर खिचड़ी कुछ और पक रही है, तो इसीलिए भाई उनको क्योंकि चुनाव होना है और ये तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का अभी क्लियर नहीं है कि वो इधर रहेंगे या उधर जाएंगे। कहा तो यह जा रहा है कि नीतीश का मन तो भर चुका है एनडीए के अंदर, क्योंकि उनको लग रहा है कि एनडीए के साथ रहेंगे तो सीएम की हाँ नहीं मामला वो नहीं, एकनाथ शिंदे तो बनना ही तय है, लेकिन बात यह है कि जेडीयू बचेगा कि नहीं बचेगा। सबसे बड़ी चिंता उनको पार्टी की हो रही है। पार्टी नहीं रहेगी तो फिर कुर्सी तो अपने आप चली जाएगी, पार्टी बची रहेगी तो कुर्सी तो ये है कि आज नहीं मिलेगी तो कल मिल जाएगी। भाई नीतीश कुमार के पास इतने विधायक आ जाना चाहिए कि वो दाएं बाएं होकर सरकार बनवा सके। बस सरकार बनवाने वाली यदि पोजीशन में वो आ जाते हैं तो बनवाएंगे नहीं, बल्कि खुद ही बनाएंगे। कह देंगे भैया सीएम हम हो जाते हैं, मंत्री पद सारे तुम धर ले जाओ।
तो जाहिर सी बात है, अभी भी आप देखिएगा सरकार में नीतीश कुमार के 12-13 मंत्री हैं, 25 मंत्री तो बीजेपी के हैं, 20-22 मंत्री तो भाई सारे मंत्री उन्हीं के हैं, फैसले बीजेपी ले रही है। जो हाईकमान के बीजेपी हाईकमान से आदेश आता है, बीजेपी के नेता उतना ही बोलते हैं, उनसे कह दिया गया है कि भाई आपको इतना ही बोलना है कि भाई चुनाव तक नीतीश कुमार उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो चीज़ वो सिंधिया के लिए बोलते थे, आज वही सब चीज़ें नीतीश के लिए बोली जा रही हैं। भाई यदि आप उनके जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आप ये भी बोल दीजिए ना कि भाई सीएम भी हमारे वही रहेंगे चुनाव के बाद। तो आप इस चीज़ को क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप ये चीज़ नहीं बोल कि भाई आप यदि ये क्लेम कर देंगे कि भाई सीएम वही रहेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर बीजेपी के लिए पलटना मुश्किल हो जाएगा। 2020 में बीजेपी ये देख चुकी है। 2020 में बीजेपी ने कह दिया था कि हमारे सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार हैं, लेकिन जब चुनाव के रिजल्ट आए तो बीजेपी को लगा कि अगर अपन ने ये नहीं बोला होता तो नीतीश ही सीएम बनेंगे, तो सीएम अपना बन गया होता। तो इसलिए बीजेपी इस बार पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। और दिखाई दे रहा, आप जिस तरीके से नीतीश कुमार चिराग के घर से लौटे हैं, उसके बाद से साफ साफ समझ में आ रहा है कि एनडीए में जो दरार है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और जबरदस्त शहमात का खेल चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन इस शह और मात के खेल में अभी तक 20 दिखाई पड़ रहे हैं नीतीश कुमार, और कल इसका एक बड़ा परिणाम दिखाई पड़ेगा जब चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के यहां दही चूड़ा भोज का आयोजन होगा और उसमें नीतीश कुमार और लालू यादव पहुंचेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। पहुंचे तो नीतीश कुमार आज भी थे, आमंत्रित थे चिराग पासवान के यहां ही, लेकिन चिराग पासवान खुद ही वहां से गायब मिले। लेकिन पशुपति पारस गायब नहीं मिलेंगे, ऐसा माना जा सकता है अमलेंदु जी। उनके गायब रहने के पीछे कोई कारण नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ, उनके गायब रहने के पीछे कोई कारण नहीं है। और एक तरीके से देखा जाए समीर जी कि लालू और नीतीश के बीच पुल का काम अब पशुपति पारस कर रहे हैं। और वो एनडीए से नाराज भी हैं काफ़ी ज़्यादा। और चूंकि ये भतीजा सट रहा है मोदी जी से, तो वो कह रहे हैं कि जो सटेगा सो कटेगा, तो जो सटो जाके कटो। चूंकि पहले पशुपति पारस जो है सट के देख चुके हैं, कट चुके हैं सट कर, तो वो कह रहे हैं कि जब भतीजा जो वो जाके सटे वो जाके कटे। तो ये वो जो है वो संदेश दे रहे हैं। तो अब उन पुल का काम लालू और नीतीश के बीच में पशुपतिनाथ पारस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और कल जो है समीर जी, वहाँ जो खिचड़ी पकेगी वो खिचड़ी कैसी होगी और उस खिचड़ी के पकने से किसके पेट में दर्द होगा, ये कल मालूम पड़ेगा, या 18 तारीख को तब मालूम पड़ेगा जब राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकारिणी की बैठक होगी और राहुल गांधी भी पटना में संविधान बचाओ संविधान रक्षक सम्मेलन में होंगे। जी बिल्कुल। तो खिचड़ी, और जिस तरह से अभी अविनाश बात कर रहे थे कि कैसे बीपीएससी के छात्रों को प्रशांत किशोर एक तरह से उनको लीड करते दिखाई पड़ रहे हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का परोक्ष रूप से हाथ दिखाई पड़ रहा है। यानी नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ ही उन छात्रों के बहाने एक कैंपेन चलाने की कोशिश हो रही है, और यही काम तो और उसमें बीजेपी कर रही है। लेकिन दूसरी ओर जिस तरह से बीपीएससी के छात्रों के आंदोलन को ही अगर लिया जाए तो उसमें इंडिया गठबंधन के घटक दलों की नरमी जिस तरह से दिखाई पड़ रही है, नीतीश कुमार को लेकर एक हमदर्दी दिखाई पड़ रही है, और उनका निशाना भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए सरकार है। तो ये बहुत ही दिलचस्प समीकरण बनते दिखाई पड़ रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी अपनी ही समर्थन वाली सरकार के विरोध में परोक्ष रूप से दिखाई पड़ रही है, और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन उस सरकार के चीफ यानी मुख्यमंत्री के समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं, जिसका वो वहां पर विरोध कर रहे हैं। तो एक अजीबोगरीब स्थिति दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये स्थितियां अब बिल्कुल साफ होने वाली हैं जल्दी ही कि नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं, और जो वो अभी तक उनके तमाम जो गतिविधियां हैं, जो चीजें उससे दिखाई पड़ रही हैं, उसका परिणाम बहुत जल्दी ही सामने आने वाला है। बिल्कुल समीर जी, इसका परिणाम बहुत जल्दी सामने आने वाला है, और ये साफ समझा जा सकता है कि क्या चीज़ें वहाँ चल रही हैं एक तरीके से देखा जाए। तो अब कल जो पार्टी होगी उसके परिणाम बिल्कुल सामने आ जाएंगे, और बिहार में कोई बड़ा उलटफेर हो चुका है, इस बात के संकेत मिलना शुरू हो गए हैं समीर जी। चूंकि आज जिस तरीके से चिराग पासवान खुद दावत देकर गायब हो गए और नीतीश कुमार पहुंचे वहां, फिर नीतीश कुमार गुस्से में वहां से बाहर निकले हैं, और एलजेपी ने वो फोटो भी जो है ट्वीट कर दिया कि गुस्से में नीतीश कुमार बाहर निकल रहे हैं। हालांकि उस पर लीपापोती करने की कोशिश की है लोक जनशक्ति पार्टी ने, लेकिन वो साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि वहाँ चल क्या रहा है बिहार में समीर जी। लेकिन एलजेपी के अगर जो ट्वीट किया है उसको देखा जाए तो एक ये भी दिखाई पड़ रहा है कि चिराग पासवान की नज़र में मुख्यमंत्री का आना बहुत हल्का एक मामला रहा, उनका जिक्र तक नहीं किया है। और खुद चिराग पासवान जिन्होंने की दावत दी थी और जाकर मुख्यमंत्री को उन्होंने आमंत्रित किया था इस भोज में आने के लिए, वही चिराग पासवान गायब रहे। तो गायब होने की एक कर्टेसी में भी उन्होंने ट्वीट नहीं किया है, ये बहुत हैरानी वाली बात है।
हाँ बिल्कुल समीर जी, कोई ट्वीट नहीं किया है कटसी में भी, और किसी भी तरीके का कोई खेद प्रकट नहीं किया है कि मैं जाम में फंस गया था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मोदी जी ने डांट दिया था, देर से सो के उठा था मैं, कुछ इस तरह की बात, कुछ मतलब कुछ तो आप एक्सक्यूज देते कि भाई आपने दावत दी और आप खुद गायब रहे, और जबकि मुख्यमंत्री आ रहा है। भाई बिहार में तो सबसे बड़ा नेता इस समय नीतीश कुमार ही है ना वहाँ मुख्यमंत्री के तौर पे, तो मुख्यमंत्री जिस दावत में आ रहा हो और आपके बुलावे पे आ रहा हो और आप खुद वहाँ से गायब हो जाए, तो ये सीधा सीधा नीतीश कुमार का अपमान है। और ये चर्चा चल रही है कि बीजेपी ने जानबूझकर ये अपमान नीतीश कुमार का चिराग पासवान के जरिए करवाया है। तो नीतीश कुमार का जानबूझकर अपमान करवाया है, यानी अब ये जो राजनीतिक शतरंज का में शहमात का खेल चल रहा है उसमें पासे फेंकने की कोशिशें, यानी अपनी जो मोहरे चलने की कोशिशें बीजेपी भी कर रही है, लेकिन मोहरे ऐसे चले जा रहे हैं जो कि बहुत एक कह लीजिए कि कामयाब होने वाले, यानी वो मात देने वाले तो नहीं है। उनका प्रयोग जिस तरह से हो रहा है उसका मजाक जरूर उड़ रहा है। मेजबान अब चिराग पासवान अगर नीतीश कुमार को बुलाते हैं और खुद गायब हो जाते हैं तो इसमें नीतीश कुमार की कहीं कोई हार नहीं दिखाई पड़ती। नीतीश कुमार तो एक तरह से एज लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, एक तरह से वो सकारात्मक संदेश देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि एनडीए में भले ही वो उससे अलग होने का फैसला कर चुके हैं, लेकिन एनडीए की एकजुटता के लिए अगर बुलाया गया है तो उस बुलावे में वो ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि वो अलग हो चुके हैं जब तक वो घोषणा नहीं कर रहे हैं, यानी एकजुटता को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एकजुटता से भागती हुई भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल समीर जी, भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी एकजुटता से भागती हुई दिखाई पड़ रही है, और चिराग पासवान ये बता भी रहे हैं कि वो दिल्ली का चुनाव लड़ेंगे और ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां वो जीत जाएंगे और बीजेपी कमजोर है, ये बता रहे हैं। तो यानी बीजेपी कमजोर है, ये भी उन्होंने एक संकेत दे दिया है, और ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है समीर जी। तो वहां बीजेपी कमजोर है वो साफ दिखाई पड़ रहा है, और चूंकि वहां पर बिहार जहां इस समय राजनीतिक हलचल मची हुई है, चुनाव भले ही दिल्ली में हो रहे हैं लेकिन बिहार के राजनीतिक हलचल पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि बिहार की राजनीतिक गतिविधियों का असर केंद्र की सरकार पर, दिल्ली में जो केंद्र सरकार है उस पर भी पड़ेगा, और दिल्ली में विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, उस पर भी उसका असर पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में बिहार और पूर्वांचल के मतदाता यहां पर राजनीतिक समीकरणों को तय करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। और यहां भी जिस तरह से आम आदमी पार्टी, सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, वो इस समय एक बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के मजबूती से चुनाव में आने के, अभी तक कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन कल राहुल गांधी ने जिस तरह से सीलमपुर में, दिल्ली के सीलमपुर में उन्होंने ऐलान किया है कि मजबूती से चुनाव लड़ रही है, उससे न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी हैरान परेशान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सपना संजोए हुए थी कि कम से कम इस बार हो सकता है कि उसका मंसूबा पूरा हो जाए दिल्ली में सरकार बनाने का, वो मंसूबा पूरा होता नहीं दिखाई पड़ रहा है, और आम आदमी पार्टी खुद फिर से एक बार सत्ता में आने की जो कोशिश कर रही थी उसकी भी वो कोशिशें अब कमजोर होती दिखाई पड़ रही हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, वो कोशिशें कमजोर होती दिखाई पड़ रही हैं, और चुनाव धीरे धीरे आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस जो है उसमें सिमटता चला जा रहा है। और कल राहुल गांधी ने जिस तरीके से सीधा सीधा नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों पर एक साथ हमला बोला, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बचाव करते हुए नजर आए और एक लाइन का ट्वीट तो उन्होंने किया, लेकिन वो पलटकर राहुल गांधी पे कोई प्रहार नहीं कर पाए। तो यानी कि उन्हें समझ में आ गया कि अगर राहुल गांधी पलटकर कोई वार करते हैं तो फिर ये लड़ाई और खुल जाएगी, और फिर बीजेपी से अभी जो उनको फायदा मिल रहा है कि बीजेपी को मैदान में दिखा सकें, तो सीधी सीधी लड़ाई जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की हो जाएगी उसमें फिर अरविंद केजरीवाल को नुकसान हो सकता है। तो एक स्ट्रेटजी के तहत अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हुए दिखना चाहते हैं, और इस रणनीति पर वो काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने अडानी के मसले को लेकर और जातिगत जनगणना के मसले को लेकर दोनों पर प्रहार किया राजीव जी, वो समीर जी, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि राहुल गांधी ने अब खुलकर जो है वो संकेत दे दिए, मतलब संकेत नहीं, अब तो खुल के आ ही गए मैदान में कि अरविंद केजरीवाल अब इसको कांग्रेस को हल्के में ना लें, और ये ना समझें कि इंडिया गठबंधन में है तो आपकी कुछ भी मनमर्जी चलती रहेगी। ये संकेत एक तरीके से राहुल गांधी ने दिए हैं। और जो बीजेपी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हैं वो भी लगातार ये बात साफ कर रहे हैं कि मजबूती के साथ कांग्रेस दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता हैं प्रमोद तिवारी, राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने क्या कहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, और कांग्रेस पार्टी की जो मौजूदगी है उसको लेकर क्या कहा है, सुनते हैं एक बार प्रमोद तिवारी को।
कहा कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। हालांकि केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन पिछले लगभग 10.5 साल से ज्यादा से प्रधानमंत्री के रूप में, केंद्रीय सरकार के रूप में मोदी जी का शासन 10 साल से ज्यादा अरविंद केजरीवाल जी की हुकूमत है। कितना समय चाहिए? दिल्ली को बर्बाद करने के सिवा इन दोनों ने, जहरीली सांस लेने के लिए मजबूर करने के सिवा, प्रदूषित पानी यमुना का करने की, सड़कों, फ्लाईओवर की वो तेजी खत्म कर दी जो शीला दीक्षित के जमाने में। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, दिल्ली के लिए ये दोनों जिम्मेदार हैं। मैं से पूछना चाहता हूं, क्या ये प्रदेश जो केंद्र शासित है, ये कुछ लोगों की नारेबाजी, ड्रामेबाजी पे चलेगा, या फिर दिल्ली की जनता को वो मिलेगा जिसकी वो हकदार है? केजरीवाल तो दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी बहुत दिलचस्प होते जा रहे हैं और राहुल गांधी ने जिस तरह अपनी पहली ही सभा में, जो सीलमपुर में उन्होंने कल सभा की, और उसमें उन्होंने चुनाव के मुद्दों की ओर ध्यान लोगों को आकर्षित किया, और जिस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी, चाहे वो शीश महल का मुद्दा हो या फिर वो राजमहल का मुद्दा हो, इस तरह के मुद्दों में उलझी दिखाई पड़ रही थी। कांग्रेस की मौजूदगी ने यह बताया है कि किस तरह के मुद्दे दिल्ली की आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं और उसके एजेंडे में वही है। एक बार सुनते हैं पहले राहुल गांधी को, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस अपने कार्यकाल को के नाम पर वोट मांग रही है, वो कार्यकाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, और उस कार्यकाल का नेतृत्व किया था शीला दीक्षित ने। उनके बेटे संदीप दीक्षित, जो 2 बार सांसद भी रह चुके हैं दिल्ली से, वो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में है। वो किस तरह से उनको चुनौती पेश करते दिख रहे हैं, उनको भी सुनेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं राहुल गांधी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के सामने किस तरह के मुद्दे रखे हैं, आम लोगों से जुड़े मुद्दे, और ये वो मुद्दे हैं जिनको ना तो बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है और ना ही आम आदमी पार्टी। और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। आप पूछिए, कभी केजरीवाल जी से पूछिए कि वो जाति जनगणना के साथ हैं या नहीं। मोदी जी से पूछिए जाति जनगणना के साथ हो या नहीं। मैंने पार्लियामेंट में उनके सामने बोला, नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, मैंने उनसे साफ कहा, नरेंद्र मोदी जी, आप करो ना करो, बच्चा भी जानता है। मीडिया वाले नहीं जानते, 6 साल का बच्चा जानता है। मैंने उनसे कहा कि आप करो ना करो मैं नहीं जानता, मगर जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा कर देंगे और जाति जनगणना लोकसभा में, राज्यसभा में हम पास करके दिखाएंगे। तो राहुल गांधी जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, उन मुद्दों से बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही दूर जाने की कोशिश कर रही है, और जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, जिससे आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे वहां से गायब दिखाई पड़ रहे हैं। संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित 15 साल लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता रही। आम आदमी पार्टी की जो सरकार आई, उसने उनके ऊपर, उनके कार्यकाल पर, उनके नेताओं पर और खुद शीला दीक्षित पर तमाम तरह के आरोप लगाए, लेकिन उसके बावजूद उस पर किस तरह से अब अपने कार्यकाल के नाम पर वोट ना मांगा जाए, ना मांगना पड़े, इसके लिए मुद्दों से भटकाया जा रहा है, यह विपक्ष का आरोप है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार उन मुद्दों को उठा रही है जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। शीला दीक्षित के बेटे हैं संदीप दीक्षित, और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भी हैं नई दिल्ली से, बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं, और उनकी वजह से ही, और कांग्रेस पार्टी अब पूरे दिल्ली में
आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती हुई दिखाई पड़ रही है। और खुद नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका चुनाव भी संदीप दीक्षित की वजह से बहुत ही मुश्किल बना हुआ है। सुनते हैं क्या कहा है संदीप दीक्षित ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मुद्दों को लेकर। बचाना क्या होता है, इतना बड़ा फर्जी भरा उसने दिल्ली में किया है। शराब घोटाला देश बचाना था, अय्याशी के महल में रहना देश बचाना था, हर पार्टी से आप बीजेपी के साथ लड़के कांग्रेस को हर जगह हराना देश बचाने का केवल काम था। पर इसका केजरीवाल का एक काम बताइए जो उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इमारतों को, अपने धन को इकट्ठा करने के अलावा उसने कुछ किया हो। सारा उसने दिल्ली में जो कांग्रेस के समय का काम था उसको अपना बता दिया, वो देश बचाना था। केजरीवाल की दिक्कत क्या है कि एक सवाल भी, एक प्रश्न भी जो उस पर उठ रहा है उसकी हिम्मत नहीं है कि उसका जवाब दे। इतने दिनों से वो कोशिश कर रहा था कि कुछ लोग उसके साथ के हैं इंडिया गठबंधन में, उनको इस्तेमाल करके वो ये एक माहौल बना दे कि कांग्रेस उसके खिलाफ और दिल्ली में शक्तिशाली रूप से नहीं लड़ रही है, क्योंकि वो चाहता था कि इसी कारण वो बच सकेगा, क्योंकि जिस दिन वो चुनाव हारेगा उसके अगले दिन ही वो जेल चला जाएगा। तो ये उसके एक हथकंडे थे। कल राहुल जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को भी हराएंगे, हम आम आदमी पार्टी को भी हराएंगे। और ये जो एक माहौल बना रहे थे ना केजरीवाल के, हम किसके साथ है किसके नहीं, वो पूरा स्पष्ट हो गया है। अब तो ये कांग्रेस की कोई अगर हम पर शक भी करना चाहे या बार बार उसके जो लोग इस बात को सवाल उठाते हैं कि क्या कांग्रेस किसको हराने के लिए लड़ रही है, ये बात स्पष्ट हो जाए। कांग्रेस जीतने के लिए लड़ रही है और कांग्रेस जीतेगी। तो कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेकर लड़ रही है उनका जिक्र कर रहे हैं संदीप दीक्षित, और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत एक मुश्किल स्थिति में है अरविंद केजरीवाल अपनी विधानसभा सीट पर भी और दिल्ली में भी। पूरे विधानसभा चुनाव में, जिस विधानसभा चुनाव में पिछला 2 चुनाव उन्होंने एक बड़े बहुमत के साथ जीत हासिल की, पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया। कांग्रेस पार्टी को तो दोनों चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली और भारतीय जनता पार्टी भी दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाई, उससे नीचे ही रह गई। लेकिन इस बार स्थितियां बिल्कुल अलग हैं और कांग्रेस पार्टी की मजबूती और मजबूत जो उपस्थिति है वो दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ही उससे परेशान दिख रही हैं इस चुनाव में। हाँ, बिल्कुल परेशान दिखाई पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, और काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रही है। और राहुल गांधी कल जिस तरीके से सीधे सीधे मैदान में उतरे हैं वो समझा सकता है। और इधर जो है वो राहुल गांधी के जो है एक जवाब जो है वो संजय सिंह ने दिया है कि अडानी के खिलाफ सबसे ज़्यादा अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, ये उनका कहना है। और उनका कहना है अरविंद केजरीवाल का कि हम जो है इस पर कोई जवाब नहीं देंगे, और बीजेपी जो राहुल गांधी के मसले को लेकर आगे बढ़ रही है। तो यानी अब दिल्ली का चुनाव भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होता चला जा रहा है। और कल राहुल गांधी ने जिस तरीके से, समीर जी, एकदम से खुलेआम जो है वो कहा है कि अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी पर एक साथ हमला बोला है, उसके बाद अब चुनाव की दिशा जो है वो बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। इधर आम आदमी पार्टी ने साफ किया है, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका कहना यह है कि जब तक नई दिल्ली विधानसभा से डीएम और एसएचओ को नहीं हटाया जाएगा तब तक यहां निष्पक्षता से चुनाव करवाना संभव नहीं है। यह कहना है संजय सिंह का, यानी कि अब चुनाव आयोग और प्रशासन के ऊपर आरोप लगना शुरू हो गए हैं। अब ये चुनाव आयोग को देखना है कि किस तरीके से निष्पक्ष चुनाव हो। जी बिल्कुल, नई दिल्ली में भी आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल ने भी, आम आदमी पार्टी ने भी, कि हजारों वोटर्स नए जोड़े गए हैं और तमाम ऐसे वोटर्स के नाम काटे गए हैं जो कि आम आदमी पार्टी के मतदाता हैं। तो इस तरह के आरोप लगातार आम आदमी पार्टी लगा रही है और अब वहां के डीएम और जो चुनाव से जुड़े दूसरे अधिकारी हैं उनको हटाने की मांग कर रही है। तो किस तरह से राहुल गांधी के जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब दिया है संजय सिंह ने, राज्यसभा सदस्य। हालांकि संजय सिंह अडानी के खिलाफ बहुत ही मुखर दिखाई पड़ते हैं, उसी तरह जैसे राहुल गांधी दिखते हैं संसद में। लेकिन यह जरूर है कि राहुल गांधी का जो निशाना है कि अरविंद केजरीवाल कितना बोलते हैं, तो उनको उस तरह से मुखरता के साथ नहीं सुना गया है। अरविंद केजरीवाल के निशाने पर अक्सर भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी रहते हैं और अभी हाल फिलहाल में उनके निशाने पर सबसे ज्यादा गृह मंत्री अमित शाह रहने लगे हैं। लेकिन किस तरह से राहुल गांधी के सवालों का जो सवाल पूछे हैं आम आदमी पार्टी से और अरविंद केजरीवाल से राहुल गांधी ने,
क्या किस तरह से जवाब दिया है संजय सिंह ने, वो सुन लेते हैं। सुनना जरूरी है संजय सिंह किस तरह से उसका बचाव कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे हमने उनके मुद्दों को, जो अडानी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको हम किस तरह से उठाते रहे हैं। तो सुनेंगे संजय सिंह को। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस पार्टी की मजबूत उपस्थिति की वजह से दिल्ली विधानसभा चुनाव बहुत दिलचस्प हो गए हैं, क्योंकि अभी तक पूरा मामला या तो शीश महल पर टिका हुआ था या तो राजमहल पर टिका हुआ था, लेकिन अब जनता से जुड़े हुए मुद्दे भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुखरता के साथ उठ रहे हैं। तो संजय सिंह को सुनते हैं क्या कहा उन्होंने राहुल गांधी के सवालों को, जो उन्होंने सवाल उठा किए हैं अरविंद केजरीवाल पर और आम आदमी पार्टी पर। महत्वपूर्ण विषय है, आतिशी पर आरोप लगाया कि उन्होंने सरकारी वाहन का इस्तेमाल किया एफसीसी में, इसको लेकर के एफआईआर दर्ज हुई है, उस पर कार्रवाई नहीं होनी है। इस इलाके के डीएम के बारे में, नई दिल्ली विधानसभा के डीएम के बारे में चुनाव आयोग से जाके मुलाकात करके निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने कुछ बिंदुओं पे तत्काल कार्रवाई की, उससे बिल्कुल इनकार नहीं है। उनका रवैया ये सकारात्मक था, इसमें भी कोई इनकार नहीं है। लेकिन जब हमने रुपया बांटने की, चादर बांटने की, चश्मा बांटने की, पैसे बांटने की शिकायत की चुनाव आयोग से, और प्रमाण के साथ की, कोई छिपा के नहीं, वीडियो एविडेंस के साथ की, वीडियो एविडेंस भी मौजूद है, उसके बावजूद उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं इसीलिए फिर से आप लोगों के माध्यम से चुनाव आयोग से अनुरोध करना चाहता हूं, इन दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कीजिए, यहां के डीएम, यहां के एसएचओ, इन सबको सस्पेंड कीजिए। खुलेआम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और आतिशी को लेके जो आपने बात कही है, आने दीजिए सच्चाई सामने क्या है, आने दीजिए ना। आरोप तो ऐसे मुंह जबानी दिन भर लगाते रहते हैं भाजपाई। मैं आपको एक वीडियो भी दिखा देता हूं आपकी जानकारी के लिए। नई दिल्ली में प्रवेश वर्मा के लोग बेडशीट बांटने गए तो वहां के लोगों ने उसे उसकी औकात कैसे दिखाई। तो सही चीज नहीं है, नॉट करेक्ट। थैंक यू सर। वोट खरीदने वाले ऐसे गालीबाजों को पूरी दिल्ली इसी तरह सबक। तो चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये आरोप लगा रहे हैं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, और आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग लगातार निशाने पर है। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो आम आदमी पार्टी के निशाने पर है। वोटर्स, मतदाता सूची में गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं, और इसके अलावा चुनाव को प्रभावित करने के भी आरोप लग रहे हैं। और ये भी आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है चुनाव आयोग। अब इन तमाम चीजों के बीच चुनाव आयोग की निष्ठा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में चुनाव आयोग पहले भी रहा है, इसके पहले महाराष्ट्र चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, या हरियाणा विधानसभा चुनाव में, और यहां तक कि लोकसभा चुनाव में भी रहा है। और अब एक बार फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उस पर निशाना साध रही है। तमाम शिकायतों के बावजूद कोई संज्ञान नहीं ले रहा है आयोग, ये शिकायत कर रही है। तो अब ये देखना बहुत दिलचस्प है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जो लड़ाई चल रही है, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी किस तरह से राजनीतिक समीकरणों को बनाने और बिगाड़ने का काम करती है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हाँ बिल्कुल समीर जी, और समीकरण बनाती बिगाड़ती है कि खुद मजबूती से चुनाव लड़कर आगे आती है। अब ये देखना होगा, चूंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से हमला बोला है वो सीधा सीधा हमला है, और उसके बाद राहुल गांधी के बोलने के बाद तमाम कांग्रेस के नेता जिस तरीके से सीधे सीधे केजरीवाल पर हमला बोल रहे हैं, तो ये साफ समझ में आ गया है कि कांग्रेस मजबूती के साथ है, और बीजेपी और केजरीवाल दोनों पे जो वो हमला जबरदस्त तरीके से बोल रहे हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल एक तरीके से विक्टिमहुड का जो कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखना होगा वो कितना चलता है। राहुल गांधी ने जो हमला बोला है वो हमले आगे जारी रहते हैं कि नहीं जारी रहते हैं। कांग्रेस के नेताओं के बयानों से लग रहा है कि ये हमले आगे भी जारी रहेंगे। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि शीला दीक्षित का नाम रखकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने लोगों से कहा कि आप हमारी सरकार बनवाइए,
है। ये साफ संकेत है कि अब कांग्रेस सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। ये गंभीर संकेत राहुल गांधी ने दे दिया है। यानी पिछले 2 चुनाव जिस तरीके से वॉकओवर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने दिया था, वो वॉकओवर अब नहीं दिया जाएगा और कांग्रेस खुद यहां सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, ये संकेत दे दिए हैं। इसीलिए अब जो है घबराहट बीजेपी में भी हो, घबराहट आम आदमी पार्टी में भी है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही अभी तक एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है और अपने पिछले 15 साल का जो कार्यकाल था शीला दीक्षित का, उसको भी लोगों के सामने रख रही है। निश्चित तौर पर वो लोगों को प्रभावित करता दिखाई पड़ रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है, जो दही चूड़ा की राजनीति की शुरुआत हमने इस कार्यक्रम में की। अभी शुरुआत में ही आपको इस कार्यक्रम में बताया कि किस तरह से चिराग पासवान के यहां दही चूड़ा कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, नीतीश कुमार तो पहुंचे लेकिन खुद चिराग पासवान नहीं पहुंचे। और अब कल चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के यहां दही चूड़े का आयोजन है, जिसमें आरजेडी नेता लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों के ही जाने की संभावना है। इस बीच आरजेडी नेता सांसद मीसा भारती, जो लालू यादव की बेटी हैं, उनका एक बयान आया है कि इंडिया गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं नीतीश कुमार के लिए। लालू यादव पहले ही ये बात कह चुके हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये ताजा तरीन बयान और बहुत बेहद दिलचस्प मोड़ पर है इस समय बिहार की राजनीति, और उसमें भी जो दही चूड़ा को लेकर जो पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन इन सब के बीच राजनीति दिलचस्प हो गई है दिल्ली की भी, दिल्ली विधानसभा चुनाव की भी। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मजबूत मौजूदगी, राहुल गांधी की जो जिस तरह से उन्होंने कैंपेन की शुरुआत की है, वो बहुत कुछ यहां के राजनीतिक समीकरणों को तय करने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। इस पर चर्चा जारी रहेगी और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जो विशेष चर्चा है वो आप हमारे डीबी लाइव के जो दिल्ली का चैनल है, विशेष चैनल है, आप उस पर सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के तत्काल बाद उस पर आप आइए और कार्यक्रम देखिए। दिल्ली की राजनीति के दिलचस्प पहलुओं की चर्चा, विधानसभा चुनाव में जो मुद्दे चल रहे हैं और राजनीति के भीतर जिस तरह की राजनीति हो रही है, यानी बिटवीन द लाइंस, इन सब पर चर्चा के लिए आप डीबी लाइव के दिल्ली चैनल पर आइए, बने रहिए। इस कार्यक्रम को अब हम यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।